हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका करंट्स बाय मैडी के आज के डिटेल करंट अफेयर सेशन में। आज हम कवर कर रहे हैं 3 से 4 दिसंबर 2025 के सभी इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डिफेंस अपॉइंटमेंट्स, स्पोर्ट्स अवार्ड, इकोनॉमी और साइंस अपडेट्स, बिल्कुल डिटेल्ड में बट क्लियर एंड टू द पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया को यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए 2025-29 टर्म तक फिर से सिलेक्ट किया गया है। ये अनाउंसमेंट 43rd यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस समरखंड उज्बेकिस्तान में आया। इस री इलेक्शन का सिग्निफिकेंस है, ये ग्लोबल कॉन्फिडेंस शो करता है कि इंडिया मल्टीलैटरलिज्म और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखता है। यूनेस्को के 5 मेजर एरिया एजुकेशन, कल्चर, साइंस, कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन में इंडिया की एक्टिव लीडरशिप को एक्नॉलेज किया गया। इसका बैकग्राउंड क्या है? इंडिया ने 1946 में यूनेस्को ज्वाइन किया, 1952 में इसे पहली बार मेंबर बनाया गया और 2017 और अब 2025 में फिर से सिलेक्ट किया गया है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन अब तक रहा है क्वालिटी एजुकेशन और डिजिटल इंक्लूजन का स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में मेजर रोल, साइंटिफिक कोऑपरेशन और मेजर ग्लोबल कल्चरल डायलॉग में कंसिस्टेंट लीडरशिप। यह अचीवमेंट इंडिया की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को और स्ट्रेंथन करेगा। लोई इंस्टीट्यूट के 7th एडिशन एशिया पावर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एशिया डिक्लेयर हुआ। स्कोर एनालिसिस कुछ इस प्रकार रहा। इंडिया का ओवरऑल पावर स्कोर 38.1 से बढ़कर 40 हो गया है और 40 प्लस स्कोर जाने पे आपको मेजर पावर कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और इसमें टॉप 3 रैंकिंग्स रही है। पहला तो ऑब्वियस सब लोग जानते हैं, यूएसए, चाइना, फिर इसके बाद इंडिया रहा। तो यही है टॉप 3 रैंकिंग। और इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक नेटवर्क, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, कल्चरल इन्फ्लुएंस, रिजिलियंस और फ्यूचर रिसोर्सेज, इन सब फैक्टर में नोटेबल इंप्रूवमेंट किया है हमारे देश भारत ने। इसमें टोटल 27 एशियन कंट्रीज इवेलुएट किए गए। जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज़ को मिडिल पावर रैंक दिया गया, जबकि पपुआ न्यू गिनी का स्कोर लोएस्ट था। ये रैंकिंग एशिया में इंडिया की रैपिडली राइजिंग स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस को कंफर्म करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर रेग बेट को चुना है, जिसका मीनिंग है ऑनलाइन कंटेंट जो इंटेंशनली लोगों को गुस्सा दिलाए, प्रोवोक करे और आउटरीच क्रिएट करे ताकि इंगेजमेंट बढ़े। और इसे चुना क्यों गया है? 2025 में इस वर्ड का यूजेस 3 गुना हो चुका है। सोशल मीडिया पर गुस्सा जनरेट करने वाला कंटेंट वायरल होने लगा है और इसका ओरिजिन सबसे पहले ये 2002 में अपीयर हुआ जब लोग ड्राइविंग सिग्नल पर इरिटेट होते थे। आज के टाइम में इसका मतलब पर्पसली इमोशनल मैनिपुलेशन करना हो गया है। और हाँ, ये क्लिक बेट से डिफरेंट है। क्लिक बेट क्यूरियोसिटी रेज करता है, रेज बेट आउटरीच को रेज करता है। गवर्नमेंट ने रामाकृष्णन चंदेर को एलआईसी का एमडी अपॉइंट किया। इनका टेन्योर 30 सितंबर 2027 तक रहेगा। अपॉइंटमेंट एलआईसी एक्ट 1956 के सेक्शन 4 के अंडर नोटिफाई हुआ। एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एमडी का रोल स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, पॉलिसी अप्रूवल्स और फाइनेंशियल गवर्नेंस से लिंक्ड होता है। तो ये नाम आप याद कर लेंगे कि एमडी कौन बनाया गया है एलआईसी के, यही इंपॉर्टेंट है। ऊषा जानकी रामम को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई का बनाया गया है। इंडिया ने आईएनएस तारागिरी को नेवी में शामिल कर लिया गया है। इसके की हाईलाइट्स है प्रोजेक्ट 70A का 4th शिप मझगांव डॉक ने इसे बिल्ड किया है। वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो का डिज़ाइन स्टील सर्वाइवेबिलिटी और मॉडर्न वेपन सिस्टम से इक्विप्ड रहेगा। इसके हेरिटेज, इसका नाम 1980 से 2013 तक सर्विस में रहे लैंडर क्लास फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी से इंस्पायर्ड है। ये इंडिया की इंडिजिनियस वॉरशिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आईसीजीएस अमूल्या को फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज का 3rd शिप इंडियन कोस्ट गार्ड को हैंड ओवर किया। इसका यूज़ है कोस्टल सर्विलांस को बढ़ाना, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस को
सर्वेलेंस में लाना, मैरीटाइम रेस्क्यू मिशन को ऑपरेट करना। ये वेसल आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के का अंडर बिल्ड हुआ है। इंडिया ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है मालदीव। इंडिया ने ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है दीतवा साइक्लोन से निपटने के लिए श्रीलंका को ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। साइक्लोन दीतवा की वजह से श्रीलंका में सीवियर फ्लड्स और लैंडस्लाइड आए। इंडिया ने इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की ऑपरेशन सागर बंधु के थ्रू। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी ने बल्क रिलीफ सप्लाई डिलीवर्ड किए। इंडियन एयरफोर्स के C-130J और IL-76 एयरक्राफ्ट ने एनडीआरएफ टीम्स प्लस 21 टन रिलीफ मटेरियल कोलंबो भेजा। पॉलिसीज बेसिस पे देखा जाए तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत आता है और विजन महासागर का ये अंतर्गत है। ये इंडिया के रीजनल ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप को हाईलाइट करता है। तो ये नाम आप याद रखेंगे, ऑपरेशन सागर बंधु, साइक्लोन दितवा के लिए श्रीलंका को ह्यूमैनिटेरियन एड, ये काफ़ी है। मैक्स 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वेस्टपेन ने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता। उनका स्टैट्स ये रहा, 2025 सीजन की उनकी 7वीं जीत थी, करियर की उनकी 70वीं विक्ट्री है और 126 पोडियम उन्होंने किया है। लुसाइल इंटरनेशनल सर्किट पर उन्होंने डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया है। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में लैंड रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने नेशनल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया। एजेंडा पॉइंट्स क्या रहे? नक्शा पायलट रिव्यू, हाईटेक एरियल सर्विस, 157 शहरों का मैपिंग, अर्बन लैंड रिकॉर्ड एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना, इंडिया का यूनिफाइड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म, कैडेस्ट्रियल डेटा, जियो स्पेशियल लेयर्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा इंटीग्रेट करना, सीमलेस लैंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अक्रॉस द स्टेट। ये इंडिया की डिजिटल गवर्नेंस कैपेबिलिटी में मेजर टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये रहा इसका सिंपोजियम का लोगो। बे ऑफ बंगाल से ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुल कॉम्बैट लॉन्च हुआ। की पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है: हाई स्पीड प्रिसीजन स्ट्राइक, रियल बैटल सिमुलेशन कंडीशन, ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन, ऑल मिशंस के ऑब्जेक्टिव मेट किए गए। सदर्न कमांड्स के लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने मिशन को हाईली प्रोफेशनल डिक्लेयर किया। ये इंडिया की डिटरेंस और इंडिजिनस मिसाइल कैपेबिलिटीज को और स्ट्रांग बनाता है। तिरुवनंतपुरम में 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इक्वेरियम स्टार्ट हुआ और ये इक्वेरियम किसके बीच में है? इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जिसका 4th एडिशन था। और ये हुआ कहाँ? केरला। काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेरर ऑपरेशन, सेमी अर्बन, जंगल एंड कोस्टल वॉरफेयर, इंटीग्रेटिंग नीच डिफेंस टेक, ये सारे इसके ट्रेनिंग फोकस्ड एरिया थे। इंडिया मालदीव्स डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने में ये एक की पिलर है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री गिनी बिशो में फिर से मिलिट्री कू हो गया है और यहाँ पे हुआ क्या है ये देख सकते हैं। तो डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है, गिनी बिशो में रिसेंटली यहाँ पे मिलिट्री कू किस देश में हुआ रिसेंटली? तो गिनी बिशो, आप ये नाम याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या क्या इंसिडेंट हुए? प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास हेवी फायरिंग, प्रेसिडेंट उमारो उम्बालो उन्हें हटा लिया गया है, बॉर्डर्स को सील किया गया है, नेशनल कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। और उसके की लीडर्स कौन कौन थे? ब्रिगेडियर जनरल डेनिस एंड कैनहा कू के लीडर थे। मेजर जनरल होटा टानामन न्यू ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। और इस कंट्री की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 1970 से कंटिन्यू हो रही है। ताइपी ताइवान में इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेशन के बावजूद 8 रैंक अचीव की। मेडल टैली कुछ इस प्रकार रहे: 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 3 मेडलियंस ऑफ एक्सीलेंस इंडिया के खाते में गई। और इसमें पार्टिसिपेशन डिटेल्स देख सकते हैं। 500 प्लस कॉम्पिटिटर थे, 29 देशों के कॉम्पिटिटर आए हुए थे और स्किल की कैटेगरीज टोटल 44 थी। और इंडिया की टीम की तरफ से 23 कॉम्पिटिटर थे और 21 एक्सपर्ट थे। ये इंडिया के टेक्निकल स्किल इकोसिस्टम की ग्लोबल रिकग्निशन को शो करता है। ये हुआ कहाँ पे? ताइपेई में। और इंडिया का रैंक रहा 8, ये आप याद कर लेंगे। और ये इवेंट था वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के टाइम में स्पोर्ट्स ओरिएंटेड। अरमान डुप्लांटिस जो एक पोल वोल्ट प्लेयर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की स्प्रिंटर हैं। ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुने गए हैं। ये मेल सेक्शन में, ये फीमेल सेक्शन में।
और अरमान डुप्लांसिस मेन एथलीट ऑफ द ईयर ये तीसरी बार बनाए गए हैं, थर्ड टाइम। और सिडनी की लाफ्लिन लेब्रॉन को दूसरी बार बनाया गया है। दूसरे अवार्ड्स भी दिए, राइजिंग स्टार मैन एडमंड सेरेम केनिया के, राइजिंग स्टार वुमेन में हांग जियाले चाइना की, कोचिंग अचीवमेंट में माइकल कॉनर को मिला है, और वुमेन ऑफ द ईयर में केनियन एथलेटिक कोच रूथ जेप्सुम्बा बेंडुतीज को मिला है। वेस्ट बंगाल की फेमस दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज जिसका लोकली जिनका नाम है सुनताला को जीआई टैग मिल गया है। ये स्पेशल क्यों है? यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्टिंक्ट एरोमा एंड स्वीटनेस, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, रजिस्ट्रेशन दार्जिलिंग ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हुआ है। तो ये स्टेट ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जीआई टैग्स हाल ही में बहुत सारे मिलने लगे हैं, तो ये उतना स्पेशल नहीं है, बट स्टेट ओरिएंटेड एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंडीगढ़ में डीआरडीओ ने हाई स्पीड स्केप सिस्टम का रॉकेट स्लेट टेस्ट किया। इससे की आउटपुट रहे, कैनोपी सिवरेंस सक्सेसफुल रहा, करेक्ट इजेक्शन सीक्वेंसेस को अच्छे से देखा गया, टेस्ट डमी के लोड सेफ लिमिट्स के अंदर कर दिए गए, एलसीए तेजस 4 बॉडी का यूज सिमुलेशन के लिए। ये पायलट सेफ्टी सिस्टम के इंडिजिनस डेवलपमेंट में मेजर माइलस्टोन है। रिसेंटली के जो एक्सीडेंट हुए थे, एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके मद्देनज़र ये बहुत बड़ा टेस्ट था। 5 से 7 दिसंबर को पुरी में GELS 2025 ऑर्गेनाइज होगा। और GELS क्या है? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, जिसका होस्ट है उड़ीसा, इसे उड़ीसा होस्ट करने वाला है। इसका थीम है पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन। इसका फोकस एरिया क्या होगा? एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रिलायबल पावर डिलीवरी, फ्यूचर एनर्जी प्लानिंग। इंडिया के एनर्जी सेक्टर के फ्यूचर रोड मैप पर यह समिट मेजर इम्पैक्ट डालेगा। तो दोस्तों ये था 3 से 4 दिसंबर 2025 का सबसे इम्पॉर्टेंट और डिटेल करंट अफेयर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को रिवाइज ज़रूर करें, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स एरिया में आने के चांसेस बहुत हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और करंट बाय मैडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।